मित्रों और विद्यार्थियों, निश्चित ही इससे पहला वाला चैप्टर सेल स्ट्रक्चर 8वां आपको बहुत पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से आपको जानकारी हो गई होगी। नो रट्टाफिकेशन, कोई रटना नहीं है और लिखा हुआ अपने बाप का। हमने अपना पूरा जीवन सरस्वती को दान किया हुआ है और पूरी भरसक कोशिश करते हैं कि आपको ज़रा सा भी मानसिक तनाव ना हो, कष्ट ना हो और किसी भी प्रश्न को ढूंढने में आपको ज़रा सा भी तनाव ना आए। ठीक है। और बहुत अच्छे आपके जो है व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये ज़िंदगी धीरे धीरे आप स्पीड पकड़ रही है और आपको और ज़्यादा आनंद आएगा। और आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं बायोमॉलिक्यूल, 9वां चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले मैंने कहा है कि सेल बायोलॉजी जो है ये एक बहुत ही फंडामेंटल बेसिक टॉपिक है, यानी मौलिक बेस है जो कवर करता है प्लांट फिजियोलॉजी, इसके बगैर नहीं हो सकती, ह्यूमन फिजियोलॉजी इसके बगैर नहीं हो सकती, जेनेटिक्स इसके बगैर नहीं हो सकती, बायोटेक्नोलॉजी इसके बगैर नहीं हो सकती। यानी अगर सेल बायोलॉजी अगर आपका बहुत अच्छी तरह से तैयार है तो निश्चित ही कम से कम 3 चैप्टर में से आपको 8 या 9 10 सवाल तक मिल जाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सेलेक्ट होने का बेसिस है कि अधिक से अधिक आपके सवाल जो है इस यूनिट से सही होने चाहिए, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। बायोमॉलिक्यूल का मतलब ही क्या होता है? बायोमॉलिक्यूल का मतलब होता है कोई भी लिविंग सेल है उसके अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, बनाएगा कौन? डीएनए मॉलिक्यूल। आपको पता है कि पूरी जो है दुनिया में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, फिर धीरे धीरे जब लिविंग बीइंग आए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई। तो सेल जो है वो अपने घर के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल अपना बनाता है। आपको याद होगा कि जितने सारे कंपाउंड हैं आपके, चाहे वो आपके कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो लिपिड हो या न्यूक्लिक एसिड हो, तरह तरह के जो है आपके प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, आफ्टर ऑल बनते कहाँ हैं? हमारे सेल के अंदर बनाते हैं। और इनको बनाने वाला कौन है? वो है आपका डीएनए मॉलिक्यूल। क्यों ज़रूरत पड़ती है? कहीं पर आप लाइफ जो है इनके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप खाना नहीं खाते हो तो वो क्या है? वो भी तो आप बायोमॉलिक्यूल खाते हो, चाहे वो आप मीट खाइए, चाहे आप पत्ते खाइए, गोभी खाइए, शाकाहारी खाइए, खाने आपको बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है। पॉलीसैकेराइड हो या कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, आप उसको पचाते हो और उसको सरल में कन्वर्ट करते हो। लगातार ये ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे सेल के अंदर कितनी तरह के जो है बायोमॉलिक्यूल होते हैं और ये क्या करते हैं और इनकी क्या डेफिनेशन है, ये हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो पहला वाला वीडियो आपके सामने हम ला रहे हैं कि व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल। बहुत ही संक्षिप्त में देखिए और कहीं भी आपकी गलती नहीं करनी है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको पता है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, उसी के सारी दुनिया, ऑल फाइटोकेमिकल कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड इनसाइड द प्लांट आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो आप कल्पना कीजिए इतने सारे जो है ये जैव रसायन कहाँ से आए? उनको बनाने वाला डीएनए मॉलिक्यूल है। एनिमल की जब आप बात करते हो, क्योंकि कोई भी एनिमल जो है बिना प्लांट लाइफ के डिपेंड नहीं कर सकता, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं है, वो उसको खाएगा, खा करके वो अपने भी जो है कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक ये है कि बायोमॉलिक्यूल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पहला सवाल आपका तो यही जा रहा है। ठीक है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपके ऑर्गेनिक हैं और प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, ठीक, कोई पत्थर नहीं बनाएगा, कोई हवा नहीं बनाएगा, ठीक है, केवल लाइट नहीं बनाएगी। एक अजीब किस्म का एक सवाल है कि बनाने वाला कौन है? वो आपका डीएनए। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनते हैं दैट आर एसेंशियल, और जो कि हमारी जैविक क्रियाओं के लिए, फॉर आवर बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कल्पना कर सकते हो कि बिना कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगी? क्या कल्पना करते हो बिना अमीनो एसिड के प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी? क्या आप कल्पना करते हो बिना न्यूक्लिक एसिड के हेरिडेटरी मटेरियल बनेंगे? तो मित्रों, और यहाँ साफ कह तो रहा है वो कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड produced by the living organism and that are essential for biological process। जितने भी हमारी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे वो आपका एनाबॉलिक हो, चाहे वो कैटाबॉलिक हो, चाहे फोटोसिंथेसिस हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे प्रोटोसिंथेसिस हो, ठीक है, प्रोसेस आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। वंस अगेन एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म
दैट आर एसेंशियल, जो कि बहुत ही आवश्यक होते हैं किसके लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, चाहे वो एनाबॉलिक हो चाहे वो कैटाबॉलिक हो, उनको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जिंदगी इनके बगैर पॉसिबल नहीं है। मुर्दे के मुंह में चाहे कुछ भी डाल दो, चाहे कुछ भी गंगा डाल डालो, कोई डाल डालो, कुछ नहीं होने वाला है। उसकी समाप्ति हो चुकी है, वो प्राप्त कर चुका अपने अंतिम क्षण को। इस तरह से वो अपने बायोमॉलिक्यूल नहीं बना सकता है। क्यों? हमारी बॉडी जो है जटिल पदार्थों ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनी हुई है, धीरे धीरे उसने सड़ना है और आपको ख़त्म होना है। इसलिए यहाँ याद रखिए, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हैं वो आपके बायोमॉलिक्यूल हैं, दैट आर वाइटल, जो कि बहुत ही अति आवश्यक होते हैं जीवन के लिए। किसके लिए? फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आप बताइए, क्या बिना मसल के आपकी बॉडी बनेगी? बिना टिश्यू के आपकी स्किन बन जाएगी? बिना टिश्यू के आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन बन जाएगा? नो। इसका मतलब ऑल द बायोमॉलिक्यूल विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ द लिविंग बॉडी। किसी भी जैविक शरीर की, चाहे प्लांट का हो चाहे वो एनिमल का हो, उसके शरीर की संरचना का और कार्यात्मक इकाई को बनाने के लिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होते हैं उनको भी हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, जरा देखिए, वाइटल फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग सेल। सेल याद रखिए, ठीक है। और आपको पता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो आपको अच्छी तरह बता चुके हैं। अब हमारा फोकस जो हमारा केंद्रीकरण है वो हमारा बायोमॉलिक्यूल पर है। तो मैं समझता हूँ ये डेफिनेशन आपको बहुत ही स्पष्ट हो गई होगी। ऑलवेज रिमेंबर, ऑर्गेनिक है, ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं और बहुत आवश्यक होते हैं जैविक क्रियाओं के लिए, ठीक है, और बिल्डिंग ब्लॉक भी होते हैं, और इसी से हमारी जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल संरचना बनती है लिविंग सेल के अंदर। ठीक है। अब सवाल उठता है आपके एनसीईआरटी किताब में, एनालिटिकल केमिकल कंपोजिशन जो है लिविंग टिश्यू का क्या होता है, कैसे पता लगाएंगे कि क्या क्या बायोमॉलिक्यूल है या नहीं। तो बायोमॉलिक्यूल का पता लगाने के लिए आपके पास जो है, आप फ्लैश ले लीजिए, लीवर का पार्ट ले लीजिए, कोई प्लांट गोभी ले लीजिए, स्टेम ले लीजिए, ठीक है, चाहे ओनियन ले लीजिए, चाहे पोटैटो का पार्ट ले लीजिए, कोई भी लिविंग टिश्यू आइदर अ प्लांट और एनिमल का ले करके आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो टेस्ट कर सकते हो कि क्या बायोमॉलिक्यूल हैं या नहीं है। तो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं एनालिटिकल केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। जब आप करेंगे तो पहला रिक्वायरमेंट है आपको रॉ मटेरियल क्या चाहिए। ठीक है, ये देखिए, केमिकल कंपोजिशन का पता लगाने के लिए आप या तो वेजिटेबल ले लें और या आप पीस ऑफ लीवर ले लें, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? वो सारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब उनको हम करते क्या है, उसमें हम डालते हैं ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। जरा गौर फरमाइए, CCl3COOH, यानी ये आपका ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड है, ये आपका रिएजेंट है जो कि उसमें डाला जाता है। क्यों? वो उसको सोल्यूशन कर देगा, घोल देगा। ठीक है, तो देखिए ट्राइक्लोरोइक एसिड TCA भी कहते हैं। उसको आप क्या करें, ग्राइंडिंग, आप दौरी में या किसी पैसल में आपको कस के आप उसको जो रगड़ लीजिए, पीस लीजिए, ग्राइंडिंग कर दीजिए। ग्राइंडिंग करने के बाद जब आप चटनी वगैरह बनाते हो या मसाला वगैरह बनाते हो तो वो घोल बन जाता है, तो वो थिक स्लरी जो होती है वो हमें प्राप्त होता है। रिमेंबर, लिविंग टिश्यू प्लस ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, दे आर टुगेदर ग्राइंडिंग इन मोर्टर पेसल एंड टू गेट गाढ़ा घोल और एक थिक स्लरी मिलती है। अब आप पूछेंगे स्लरी का क्या करेंगे। स्लरी को हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। जैसे आप चाय को छानते हो या किसी भी चीज़ को छानते हो तो फिल्टर थ्रू द चीज़ क्लॉथ, आप पतला जो है कपड़ा होता है आपका, उससे आप पनीर के छानने वाले से आप उसको छानोगे। आप छानोगे तो निश्चित ही जब आप ऐसे लेकर करके फिल्टर में आप छानोगे तो निश्चित ही कुछ हिस्सा होगा जो कपड़े के अंदर रह जाएगा। अब अच्छेप जिसे कहते हैं। तो फिल्टर करेंगे आप तो आपको दो घटक मिलेंगे। ठीक है, वो क्या है, दो अंश मिलेंगे आपको, दो भाग मिलेंगे। वो क्या है, यहाँ समझने वाली बात है। ऐसा भाग जो कि चीज़ क्लॉथ के अंदर रह गया, और एक ऐसा हिस्सा जो आपका छन करके आपके उसमें पॉट में चला गया। ठीक है, और जब उसमें टेस्ट ट्यूब में चला जाता है तो वो सॉल्युबल हो जाएगा, और जो कपड़े के अंदर रहेगा उसको रिटेंटेट कहते हैं, और जो आपका घुल जाता है, जो आपके फ्लास्क में है, बीकर में है, उसको आप फिल्ट्रेट कहते हो। दो बातें आप समझ लीजिए, फिल्ट्रेट जो है ये सॉल्युबल पार्ट है, रिटेंटेट जो है ये आपका इनसॉल्युबल पार्ट है। अब सवाल देखिए बायोलॉजी के कितने अच्छे थे। फिल्ट्रेट जो है ये एसिड सॉल्युबल है क्योंकि आपने डाला हुआ है,
ये एसिड में नहीं घुले, इसलिए ये आपके एसिड इनसॉल्युबल है। ये क्या है? एसिड सॉल्युबल है। ओके, अब सवाल ज़रा देखिए, फिल्ट्रेट में क्या है और रेटेंटेट में क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। पहला सवाल देखिए, ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक, और ये आपके वाटर इनसॉल्युबल है। तो आप केमिकली दो वर्ड और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं या वाटर लविंग होते हैं, उनको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं, ठीक, और जो नहीं घुलते हैं उनको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो रेंटेट में हाइड्रोफोबिक हैं, एसिड इनसॉल्युबल है और वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है। और ये है क्या है? ये है आपके बायो माइक्रोमॉलिक्यूल। तो सवाल आपका नीट का जा रहा है, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल विच आर सॉल्युबल इन एसिड सॉल्युबल मैटर, या वाटर सॉल्युबल होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल मॉलिक्यूल। ओके, आपको पता ही, आपका अमीनो एसिड होते हैं, आपके मोनोसैकेराइड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, वगैरह वगैरह जो भी हैं, छोटे छोटे होते हैं। ये आपका क्या है? ये आपके लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, ये आपके पानी में नहीं घुलते हैं, ये बाहर रह जाते हैं, इनको कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। बहुत ही संक्षिप्त में, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो है, अभी हम आपको पत्ते नहीं खोल रहे हैं, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई है, यहाँ इतना ही सवाल है, लो मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल मॉलिक्यूल सॉल्युबल इन वाटर बायो माइक्रोमॉलिक्यूल, एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट इनसॉल्युबल इन वाटर और इन एसिड इनसॉल्युबल, दे आर कॉल्ड बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। जैसे आपका डीएनए या न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसैकेराइड है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह से आपका ये आपका वीडियो होता है। थैंक यू वेरी मच।